बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब उसामा तैयब के साथ। आज उसामा तैयब मौजूद नहीं है, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो स्टूडियोज़ में नहीं पहुंच पाए, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम करने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और आज जो मुल्की हालात हैं और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। 4 ममालिक मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास भी हुआ है। और जो मिडल ईस्ट की इस वक्त सिचुएशन चल रही है वहाँ पर अमन कायम करने की कोशिशें की जा रही है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का और इन मुल्कों का किस हद तक अहम किरदार हो सकता है, पाकिस्तान की इस वक्त क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की सिफारतकारी पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग है वो किस करवट ऊंट बैठेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस की तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जा रही हैं, चाहे वो खाम तेल की बात हो या फिर पूरे खत्ते के जितने भी ममालिक हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सिर्फ ये चीज़ें एनर्जी क्राइसिस तक रुकेंगी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में खुराक का भी मामला पैदा हो सकता है, खुराक की कमी की, खुराक की किल्लत का खदशा हो सकता है। और जल्द से जल्द इन चीज़ों को मैनेज करना है। और यकीनी तौर पर चाहे पूरी दुनिया में पहले भी जंगें लगी और आज भी जो सूरत हाल चल रही है, आखिर मामला टेबल टॉक ही होता है। आखिर मामला जो है वो बातचीत के ज़रिए ही, निगोसिएशन के ज़रिए ही हल होता है। इसी पे हमने बात करनी है। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहजाद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तज्ज़ियाकार हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि इस वक्त इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बना हुआ है, 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास तो हो गया है, लग रहा है कि कोई मामला तह पा जाएगा, पाकिस्तान कोई अहम किरदार अदा करने जा रहा है सालिसी के तौर पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 4 वज़राए ख़ारजा आ गए और वो आके एक टेबल पे बैठ गए और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के, सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा और बाकी ग़ालिबन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ पे पूरी दुनिया में इस वक्त न्यूज़ ये फ्लैश हुई कि पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग हो रही है, एक बैठक हो रही है, जिसका बुनियादी मकसद जो है, जो ईरान और इजराइल के दरमियान जो वॉर है जिसको ईरान इजराइल ने शुरू किया था और उसके साथ जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ममालिक है उनके ऊपर जो उसका प्रेशर आया है और उसके साथ साथ ग्लोबल इकानमी जहाँ पर जा रही है और रोज़ाना जिस तरह तेल की कीमतें और बाकी चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, उसके तनाज़ुर में जो पाकिस्तान ने एक प्रपोज़ल पेश की थी जिसके ऊपर जो नासिर मुनीर की बात जो है वो ट्रंप से भी हुई और फिर ओमान में उनकी मुलाकात भी हुई, उनकी मुलाकात ईरानियन डेलीगेशन से भी हुई, उनकी मुलाकात स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी हुई। उसके बाद ट्रंप का भी एक कैबिनेट की मीटिंग में उसने ये एतराफ़ किया कि जी हाँ पाकिस्तान इस चीज़ को इनिशिएट कर रहा है। और जो इवन जो वाइट हाउस की जो स्पोक पर्सन थी कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी कहा हाँ जी इस किस्म की कोई, तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, जो शुरू हुआ था पाकिस्तान की एफर्ट से, उसका एक पहला इजलास आज जो है वो मुनक़िद हुआ। और इससे पहले ये आया सामने कि जी अमेरिकन ने जो 15 पॉइंट्स दिए थे वो ईरान को दे दिए गए और ईरान ने जो 6, 8, 10 जितने भी पॉइंट्स हैं जो उन्होंने दिए थे उसका ड्राफ्ट जो है वो अमेरिकन को दे दिया गया। अब यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे ड्राफ्ट के ऊपर कोई बातचीत नहीं, ना उस ड्राफ्ट के ऊपर कोई सलूशन इस वक्त निकल सकता है। ये एक इनिशियल मीटिंग थी जिसका बुनियादी मकसद उस प्रोसीजर को, उस तरीक़ा कार को, उस लाहे अमल को स्ट्रीमलाइन करना था मेरी नज़र में, क्योंकि अभी तक कोई जॉइंट कम्युनिके या कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट तरफ से नहीं आई है। और पाकिस्तान ने इस तमाम प्रोसेस के ऊपर बहुत एक तरह से मैं कहूँगा कि साइलेंट अप्रोच रखी और वो अच्छी भी है, इसलिए कि आप जितनी बातें करते हैं उतनी ही वो प्रिजम्पशंस बनती हैं, उतनी ही टॉक ऑफ द टाउन बनती है। तो पाकिस्तान बड़ा कॉशियस इस चीज़ को लेके आगे चला है। और जो आज भी चीज़ हुई है इसके ऊपर मेरी नज़र में जो बातचीत हुई होगी वो ही होगी कि
آپ نے کس طرح ایک تو اس میں جو ٹاپک انڈر ڈسکشن آیا ہوگا وہ ہوگا کہ جو اپنا اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے کیا فارمولا ہونا چاہیے، اور پاکستان نے وہ ایک سیپریٹ فارمولا جو ہے غالباً وہ ایرانیئنس کو دینا ہوگا یا امریکنس کو دینا ہوگا، کیونکہ ٹرمپ جس طرح چاہ رہا تھا اسٹیٹ آف ہارمز کو کھلوانا یا کھولنا، وہ تو پاسبل نہیں ہے. صحیح. 2 تو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر پہلے ڈیمیج ہو گئے، آج تیسرا جو جارج بش ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اپنا سی کے اندر گلف میں اور اپنا اسٹیٹ کے نزدیک جتنے ان کے جہازوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایرانین کو بھی پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن امریکن جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ یا یورپین نیٹو کنٹریز کو انوالو کر کے اسٹیٹ کو کھروائیں فزیکل، وہ تو پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے اب پاکستان نے ایک تو یہ چیز ڈسکس ہوئی ہوگی میری نظر میں. اور دوسری جو چیز، کیونکہ جو گلوبل اکانومی ہے اس اسٹیٹ آف ہارمز بڑی کلوزلی ریلیٹڈ ہے گلوبل اکانومی سے. گلوبل اکانومی کے اندر اس وقت جو تغیر ہے وہ صرف پاکستان یا ایران یا انڈیا میں نہیں فیل کرتے، اس کا جو افیکٹ ہے وہ امریکہ تک جا رہے ہیں. اور آج کا آپ کو پتہ ہے ابھی امریکہ میں نیو یارک اور واشنگٹن اپنا ٹرمپ کے خلاف بہت بڑے مظاہرے ہوئے، جس میں میں دیکھ رہا تھا کہ 70 لاکھ افراد نے شرکت روڈز پہ نکلے. بالکل اور ان کا نعرہ ہے نو مور کنگز، نو مور کنگز، نو مور کنگز. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاف ظاہر ہے انفلیشن جو اب اس وقت امریکہ میں جو پیٹرول ہے وہ $4.30 ہو گیا. تو اسی طرح باقی چیزیں پاکستان میں بھی وہ بڑھا ہے. تو وہ جو یہ تمام چیزیں یہ ہیں جن کے تناظر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اس میں ڈسکشن یہ ہوگی کہ اب کیا پیرامیٹر یا کیا پالیسی یا کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے جس کے ذریعے یہ جو ذمہ، یہ جو بیڑا پاکستان نے اٹھایا along with ٹرکی اینڈ قطر، اس کو لے کر کس طرح آگے چلا جائے. ابھی اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کی بہت کلوز ایفیلیشن ہے، اور پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آج بھی جو پرائم منسٹر کا ایک بیان آیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہر اسٹانس سے کھڑے ہیں. اب سعودی عرب کے ساتھ جب ہم کھڑے ہیں تو اس کے ساتھ دیکھا ہے کہ دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے وہ ایران کی سگنیفیکنس ہو جاتی ہے، بیکاز ایران از افیکٹڈ بائی دی وار. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اور باقی کچھ ایسے وار مونگرنگ میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے، وہ ایران اور پاکستان کے حساب سے ایک شیعہ تشخص کو بہت ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے. اور پاکستان کے اندر اس کی ریئلائزیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. پاکستان ایران کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہے اور پاکستان سعودی عرب کے، اور یہ کسی ریلیجیس افینٹی پہ نہیں ہے، یہ ہے برادرہڈ کے اوپر. کیونکہ ایران بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ 909 کلومیٹر بارڈر شیئر کرتا ہے، اور پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہش مند رہا ہے. دو ایرانین نے فالٹر کیا ہے، وہ انڈیا کی طرف زیادہ اورینٹیٹ رہے ہیں مختلف مقامات، لیکن پھر بھی اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں پاکستان بڑا ضروری ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو، ایران کے سپورٹ کرے، اور ایران کے اوپر جو ایٹریسٹی، کیونکہ ایک چیز کے یہ جو 3 وزرائے خارجہ 4 وزرائے خارجہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے تناظر میں جو امریکنس کے جو خبریں آ رہی ہے، آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کوٹ کیا کہ امریکہ جو ہے وہ پونڈر کر رہا ہے ٹو ہیو اے گراؤنڈ اسالٹ آن خرج آئی لینڈ، لورا اور ابو موسیٰ، جو 3 آئی لینڈ ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے اڈے بھی خالی کرا لیے. اب یہ بڑی کنفیوزنگ سی سچویشن ہے جو بلکیٹی صاحب بالکل اس پوائنٹ آف ویو پہ بھی آپ کا ضرور موقف لیں گے کہ ایک جانب تو صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، اور پھر وہ شکوہ کناں بھی ہمیں نظر آئے ان ممالک سے جہاں سے انہیں امید تھی کہ کوئی درمیان میں آئے گا اور کوئی صلح صفائی کرائے گا، یا پھر چلے فورسفلی ہی ایران پر جو ہے وہ ساتھ دے گا امریکہ کا، لیکن ویسا کچھ نہیں ہوا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زمینی افواج کے حوالے سے، ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اگلی موو کیا ہو سکتی ہے. اسی بات کو لے کر میں شہزاد فاروقی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر، پہلے تو فورسفلی کوشش کی جا رہی تھی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، جو کہ امریکہ نہیں کروا سکا، اور آخر جو ہے وہ پھر بات مذاکرات پر آئی. ابھی اسلام آباد جو مرکز نگاہ بن گیا ہے، مصر بات کریں، ٹرکی بات کریں، پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی، یہ 4 ممالک اس وقت کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ کیا ان چاروں ممالک کی جو ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ایران کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے ان کی سن لی جائے گی، مان لی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا.
गुजारिश ये है कि ये मामला जिस लेवल का है और जिस तरह से इसको हल करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें ये 4 ममालिक तो इनिशियली ज़रूर शामिल हैं और इनकी तरफ से एक स्टांस भी लिया गया है कि हम इसको हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। पाकिस्तान का बाकी 3 ममालिक से ज़रा अलग मामला है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान इस खित्ते में तमाम ममालिक के साथ कनेक्ट है, उसके रवाबित हैं। इसी तरह से अमेरिका के साथ उसके राब्ते हैं और अमेरिका के सदर जो हैं, जो कि इस वक्त खासे ज़ेर बहस हैं, वो हमारे सिपह सालार को बहुत पसंद करते हैं और वो उनके फेवरेट आर्मी चीफ हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है इसकी एक अलग अहमियत है और पाकिस्तान का ईरान के साथ मामला अच्छा है, अमेरिका के साथ मामला अच्छा है और बड़ी बात यह है कि आगे चल के जब ये बात जो है वो हल होने के करीब होगी तो उस वक्त कुछ गारंटीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो गारंटर होंगे उनके साथ भी पाकिस्तान का अच्छा मामला है। तो ऐसे में पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम वक्त में और कोई मज़ीद फ्री कैन का नुकसान किए उम्मत मुसलमा को एक बड़े ख़तरे से बचाने के लिए, चूँकि अगर ये मामला बढ़ता है तो ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं रह जाएगा और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फैल रही हैं तो उससे लगता ही है कि ये पहले मशरिक़ वुस्ता में और फिर उसके बाद खुदा न खास्ता मुस्लिम उम्मा के एक बड़े हिस्से को मुतासिर कर सकता है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान एक कोशिश करेगा और पाकिस्तान चूँकि ईरान का हमसाया भी है और वो बराह रास्त इस सारे तसादम में निशाना भी बन सकता है, इसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारे वो मुमकिन ख़तरात हैं जिनको पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सिपह सलार जो हैं वो हुस्न खूबी इस मामले को आगे चलाए हुए हैं। सही। अब ये मामला मेरी नज़र में इस मुलाकात से या इसके बाद वाली मुलाकात से अभी इसको आप समझिए कि जंग बंदी को तूल देने के लिए कुछ बातें तय होगी। ये मामला ये नहीं है कि आप आज बैठे हैं कल बैठेंगे और 2-3 दिन में इसको फाइनल कर लेंगे, इस पे आपको वक्त लगेगा। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है और ईरान का हो रहा है, तो इसको ज्यादा हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। बेसिकली ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन ईरान की इतनी हिम्मत है, इतनी यानी उसका हौसला है, उसने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, मुश्किल में डाल दिया है सर ईरान ने, और अमेरिका को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। तो सुपर पावर जो है वो किसी किस्म की शर्मिंदगी के साथ तो इस मामले से पीछे नहीं हटेगी। उनको आपको फेस सेविंग देनी होगी। तो वो फेस सेविंग के लिए आपको क्या आप उसको ऑफर कर सकते हैं। अबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोलना, वो जाहिर है कि वो तुर्क का कार्ड वही है ईरान के पास, जिसके जरिए वो बाकी दुनिया को भी इस मामले में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि जाहिर है अगर एनर्जी और गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसकी तरसील में रुकावट आएगी तो पूरी दुनिया में उसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर पूरी दुनिया में इसकी कीमत बढ़ेगी अल्टीमेटली सारे ममालिक प्रेशर में आएंगे, उनकी इकॉनमी अब प्रेशर में आएगी। आम आदमी जो 7.5 अरब लोग इस दुनिया में बसते हैं, उन तमाम का जो रहने सहने का तरीका है वो मुतासर होगा। यही वजह है कि अमेरिका भर में इस जंग के खिलाफ आपने भी देखा होगा कि कुछ मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये मुजाहरे बिला वजह नहीं है। एक तो नफरत की बुनियाद पर आप नहीं कर सकते, और दूसरा इस पे मैं समझता हूँ कि दूसरी जो बात एक काबिल गौर है, वो जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ जो सदर ट्रंप ने अपने खिताब में वली अहद सऊदी अरब का जिक्र किया, उससे भी मुस्लिम उम्मा में एक गम गुस्सा और तशवीश आज मज़म्मत का सिलसिला भी जारी रहा सर। ये चीजें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कर देती हैं सारी सूरत हाल को। तो ये 1-2 दिन में मामला हल होने वाला नहीं है। ये स्टेप वाइज होगा कि पहले मरहले पर ये होगा, ईरान ये करेगा और ईरान और अमेरिका और इसराइल ये करेंगे। दूसरे स्टेप में ये होगा, तो शायद इसके 2-3 मराहल होंगे और उसके भी कोई गारंटर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान ये नहीं चाहेगा कि अभी एक आर्जी जंग बंदी हो और उसके बाद अमेरिका फिर कुछ दिनों के बाद पूरी कुव्वत के साथ हमलावर हो जाए। तो ये चीज जो है वो इतनी सिंपलीफाई नहीं करके देखनी चाहिए, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसमें पाकिस्तान। आपने सर बिल्कुल सही बात की कि ईरान के जानिब से ये शराइत में शामिल किया गया है कि मुस्तकिल जंग बंदी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ कि उधर से मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों बैठ रहे थे और उधर से इसराइल और अमेरिका की जानिब से इकट्ठे ही हमला कर दिया गया ईरान की जानिब से। जावेद बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, ये जो अहम मीटिंग हुई है, अहम इजलास हुआ है, 4 ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो मिल के बैठे हैं,
ब्रिगेडियर साहब ने कहा, शहजाद फारूकी साहब ने भी कहा कि 2-4 दिन में मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सर अगर 2-4 दिन में, एक हफ्ते में मामला हल नहीं होता तो नुकसान बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया पर इन चीज़ों के असर हो रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। जावेद बलोच साहब। देखें सिद्रा, शुक्रिया आपके वक्त का। जो सूरत है, पहले आज जो मीटिंग हुई है 4 वज़ीर ख़ारजा की, ये इंतहाई अहमियत की हामिल मीटिंग है। और जो पहले बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे थे थ्रू पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान, अब उन मुज़ाकरात में ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि पहले अमेरिकन ड्राफ्ट जो है वो पहुंचाया गया ईरान की शायद जो है वो पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले की, और उस पर बातचीत जो है अभी हो रही है। तो इस सिनेरियो में इस मीटिंग के होने का मतलब ये है कि इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, और दोनों फ्रीकैन, ईरान भी और अमेरिका भी, दोनों बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि चाहे ईरान बीमारी हो रही हो, चाहे अमेरिका में भी बीमारी हो रही हो, नुकसान दोनों का हो रहा है, और साथ ही पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। जैसे फारूकी साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये सिर्फ जो है वो मिडल ईस्ट का मामला नहीं है, ये सिर्फ खलीजी ममालिक का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, तुर्की का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है, और इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। इसलिए अगर ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के थ्रू कि जितनी जल्दी हो सके जो है किसी ऐसे मामले में पहुंचा जाए कि सीज फायर हो और जंग बंदी का ऐलान हो, और अबनाए हरमज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर लिया जाए, उसे खोला जाए, ताकि जो ट्रेड रूट है उससे उसकी बंदिश जो है वो ख़त्म हो सके, और जो दुनिया को की गुड्स जा रही हैं, ऑयल जा रहा है और बाकी चीज़ें जा रही हैं, वो उससे मुतासर ना हो। अब ये जो बैठक है, ये 4 वज़ीर ख़ारजा का यहाँ बैठना, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे होना, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे होना पाकिस्तान में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे पाकिस्तान में होना, तो इससे ये मैसेज गया है दुनिया को कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को लीड कर सकता है। पाकिस्तान इस काबिल है कि इन मुज़ाकरात को की मेज़बानी कर सके, और पाकिस्तान इस काबिल है कि दोनों फ्रीकैन को जो है वो एक मेज़ पे इकट्ठा कर सके। तो दोनों फ्रीकैन के साथ जो है वो पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बेहतरीन तल्लुकात जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, जो है वो रब्ते हो रहे हैं। ईरान के साथ भी जो है वो मुसलसल रब्ते में है। गुज़श्ता रोज़ ईरानी प्रेसिडेंट के साथ वज़ीर आज़म की 1 घंटे तक जो है वो बातचीत रही, और उसमें नेचुरली बहुत सारी चीज़ों पे तबादला ख्याल किया गया, अपना हरमज़ समेत, जंग बंदी समेत, ऑयल समेत, बाकी चीज़ों समेत जो है वो। अब मामला ये है कि किस नुक्ते पर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। 5 बेसिक जो बुनियादी शराइत हैं ईरान की, उस पर उसने बात करनी है, और इसमें अगर मेरे ख्याल में अगर इन 5 जो शराइत हैं उनमें से अगर 2 या 3 पर भी अमल दरामद हो जाए तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और इस खित्ते के लिए जो है बहुत बड़ा एक मसला जो है वो हल हो जाएगा। क्योंकि ना तो अबनाए हरमज़ का मामला हल होना है इतनी जल्दी, ना ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। कुछ जाके कोई ऐसा फ्रीक जो है वो उसमें मौजूद हो, कोई ऐसा थर्ड कंट्री उसमें मौजूद है जो दोनों फ्रीकैन के साथ जो है वो बातचीत कर सके, और दोनों फ्रीकैन से जो है वो एक कर सके। इसलिए आपने सर कहा कि कोई ऐसा फरीक दरमियान में मौजूद होना चाहिए जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान मौजूद भी हो और दोनों उस पे ट्रस्ट भी करते हो। पाकिस्तान को रोल प्ले कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को दोनों फ्रीकैन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ये रोल प्ले करे और पाकिस्तान जो है वो इसकी मेजबानी करे और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को आगे लेके चले। सही। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ से आना चाहूंगी कि जिस तरह से ये बात हो रही है, अगर हम सदर ट्रंप की बात करते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 70 लाख के करीब अफराद रोड्स पर निकले हैं अमेरिका में, और नो मोर किंग्स के नारे लगाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका को हमला नहीं करना चाहिए था। सर मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को हालात की संजीदगी का अंदाज़ा नहीं हो रहा, या फिर वो सुबकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही ये है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और बाद में कर कुछ और ही गुजरते हैं?
بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ پورا جو ایشو ہے نا اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا وہ تو ٹائملی انالیسز آپ ان کو ٹائم اس ایونٹ جس وقت وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ انالائز اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو میٹنگ کیا ہو رہی ہے. اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ یہ پرابلم ہے کیا اور یہ وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے اندر پوری سٹوری کیا ہے. اس کے اوپر اس میں جب ہم اس کو ٹوٹیلٹی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایران نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا تھا, اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا. اور اس سے پہلے امریکنز نے ایک ایرانینز کو ایک مذاکرات کے اوپر لگایا ہوا تھا اور وہ مذاکرات اکارڈنگ ٹو دی فورن منسٹر آف عمان وہ مذاکرات پیس مذاکرات جو تھے وہ تقریباً جو ہے وہ اپنا پیس کی امن کی سطح پہ پہنچ گئے جی, سیکنڈ تھرڈ لیئر چل رہی تھی سر. جی اور ایران اس بات پہ راضی ہو گیا تھا کہ ہم 0% انریچمنٹ پہ آ جائیں گے اور یہی ڈیمانڈ تھی امریکہ کی اور ٹرمپ کی. لیکن کیا ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں فورن منسٹر عمان کے انہوں نے انٹرویو دیا تھا CNN کو اور انہوں نے کہا تھا I want to put this thing on record کہ معاہدہ ہو گیا تھا اور کامیابی کے نزدیک تھا, لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو امریکہ چلے گئے اور انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا. سو میننگ دیئر بائی کہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں امریکہ خالی شامل نہیں ہے, اس میں اسرائیل نے ڈریگ کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے مارکو روبیو نے کہا, آپ کو پتا ہے اپنا ٹرمپ نے خود کہا کہ مجھے تو جیریڈ کوشنر نے اسٹیو وٹکاف پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ جی یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور یہ مذہب کے اوپر یہ جنگ بیس کرتی ہے. نتنیاہو نے خود کہا تورا کا ریفرنس دیتے ہوئے 12 دن کی جب جنگ کی تو اس نے کہا تورا کو ریفرنس کر کے اس نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے مسلمانوں کو مارتے ہوئے ہمیں تو یہ اجازت ہے تورا کے ڈائریکٹیوز کے مطابق کلائزز کے مطابق کہ ہم بڑوں کو مارے, بچوں کو مارے, بوڑھوں کو مارے, عورتوں کو مارے and we would kill sheep also. meaning thereby کہ اس پوری جنگ کے پیچھے ایک تو ٹرمپ اور نتنیاہو کا آپس میں وہ نیکسس ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں جو زیونسٹ ہیں بنیادی طور پہ وہ ایوالوجیکل جیوز ہیں جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ. تو یہ بنیادی طور پہ ایک مذہبی جنونیت کی بھی جنگ ہے. اب اگر یہ مذہبی جمہوریت کی جنگ ہے تو اب آپ اس کا 100% تھیوڈر ہیزل سے دیکھ لیں 1839 سے جب اس نے کہا تھا کہ ہم سیپریٹ اسٹیٹ بنائیں گے اور برطانیہ نے گارنٹی کیا تھا کہ یہودی جہاں بھی اب ہوں گے ہم ان لا کے ایک جگہ پہ آباد کریں گے. پہلے یوگنڈا کو سلیکٹ کیا گیا پھر پیلسٹائن میں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جس وقت اسرائیل لوپ میں نہیں ہوگا اور آپ اس کے بنیادی بیسز آف کنفلکٹ کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ جو میٹنگ ہے یہ تو صرف اس لیے ہوگی کہ آپ نے ان پرپوزلز کو جو آئی ہیں ان کو لے کے کس طرح چلنا ہے, کیونکہ پرپوزل کے اوپر فیصلہ نہ پاکستان نے کرنا ہے, نہ ترکیہ نے کرنا ہے, نہ ایجپٹ نے کرنا ہے, نہ سعودی. اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے امریکہ نے اور ایران. لیکن اس میں ضرورت سمجھ کی کہ آپ اسرائیل کو اس پورے لوپ میں کس طرح لے کے آئیں گے, کیونکہ اسرائیل میں تو نیتنیاہو نے کہا ہے کہ جی میں تو ٹرمپ کے پلان سے ایگری نہیں ہوں. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کل بھی اسرائیل نے بھی میزائل مارے ہیں, انہوں نے سیستان پہ حملہ کیا, چابہار پہ حملہ کیا, قم میں حملہ کیا, ایران نے بھی اس کو ریٹیلیٹ کیا. تو جنگ بندی کی تو پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جب آپ سیز فائر کی طرف جاتے ہیں تو اس کا پہلا پریڈومیننٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ جنگ بالکل روک دیں, اس کے بعد آپ بات چیت کے ماحول میں رہیں. تو اس وقت ان مذاکرات کا اسٹرکچر یہ ہے کہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے, لیکن جو پرپوزل 4, 5, 8, 6, 9, 10 آئی ہیں اور جو ٹرمپ نے ہمارے چیف آرمی اسٹاف کے ساتھ کہا ہے یا ایران نے کہا ہے وہ جو اس کے اوپر کس طرح آپ آگے چلیں گے, صحیح آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے, کیا پالیسی اختیار کریں گے, کیا لاہے عمل یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر اس چیز نے آگے چلنا ہے. لیکن جو تناظر اس وقت بن رہا ہے, ملٹری تناظر جو بن رہا ہے, اس کے اندر مجھے نہیں پتا کہ ایران کس طرح اعتماد کرے گا, کیونکہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. امریکہ نے پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات کا جھکر دے کے ایران پہ حملہ کیا, وہ ایران پہ حملہ نہیں تھا, وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ حملہ تھا. تو جب اس چیز کو آپ کس طرح ڈیولپ کریں گے اور کون ہے, اگر کل کوئی بات ہوتی ہے who will be the guarantor, آپ مجھے بتائیں کون سا اور ملک ہے دنیا میں جو گارنٹی ٹرمپ کی؟ ٹرمپ is a characterless man.
ट्रम्प जो है वो उसका इतबार आप नहीं कर सकते, वो झूठा इंसान, इसे कंपल्सिव लायर, वो सच बोल ही नहीं सकता। और उसके साथ जो वो रिमार्क्स देता है, और जिस तरह उसे सऊदी अरब की आप खुद कह रही थी, सऊदी अरब के अपना MBS के लिए कहा, he should be ashamed of this, उसको मतलब इतना तो कोई थर्ड क्लास आदमी जो अपना सड़कों का और गलियों का बदमाश होता है वो भी इस तरह की बात नहीं करता। जिस तरह ये इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इसकी मुंह के अंदर मुझे लगता है कोई बीमारी है, वो कहते हैं इसके मुंह के अंदर कोई अपना ऐसा फितना है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, हर वक्त बक बक करता रहता है। तो आप ये बताइए मुझे कि जब इस किस्म की चीज होगी तो सिर्फ इस पाकिस्तान की रेलेवेंस इसमें बनती है, और पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान से भी बात की, पाकिस्तान ने सऊदी ममालिक से भी बात की, पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं। एक तो अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका गारंटर बनेगा कौन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और फिर ट्रस्ट डेफिसिट भी है, क्योंकि ईरान पहले भी मुज़ाकरात की टेबल पर आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अमेरिका इसराइल की जानिब से हमले किए गए, और इस वक्त ईरान ऑब्वियसली कोई भी ऐसा गारंटर चाहेगा जो कि आने वाले वक्त में उसको महफूज बना सके, आए रोज़ इस तरह के जंगी मामलात ना हो। और जहाँ पर हम लोग इनरिचमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद हैं वो पहले ही ये फतवा दे चुके थे कि एटम बम को हराम करार दिया गया था, और ईरान हमेशा से मुखालफत करता रहा है कि इस तरह के जो एटम बम जैसे हथियार हैं वो नहीं होने चाहिए। हाँ, जो 60% उसको इजाज़त है वो हथियार ज़रूर बना रहा था। इन तमाम मामलों पे हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।